नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आज बजट पेश हुआ देश का, लेकिन बजट के आंकड़ों के साथ प्रयागराज के आंकड़ों को लेकर के बवाल मच गया। प्रयागराज में चाक चौबंद व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था जिस पर पूरी दुनिया रिसर्च करने वाली है। दुनिया भर की 62 यूनिवर्सिटीज, जो चाक चौबंद व्यवस्था है, एआई से लैस कैमरे, एआई से लैस यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहां पे ऐसी व्यवस्था हो वहां पर तो गिनती बहुत आसान है। ये बजट में तो बहुत सारे जीरो लगाने पड़ते हैं। दरअसल कुंभ में लाशें छिपाने में लगे हैं योगी आदित्यनाथ के अफसर। ये पूरी जिम्मेदारी से, मैं अपनी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, और ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को एक बड़े पुलिस अफसर ने कहा कि एक दो जगह नहीं, 6 जगहों पर भगदड़ मची थी। 6 जगह पर, एक जगह तो गाड़ी से कुचलकर 5 को मार दिया। ये संख्या कितनी होगी? जब योगी के अफसर योगी के संरक्षण में कुंभ में लाशें छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी वक्त अखिलेश यादव ने संसद में इनको बेनकाब कर दिया है। आज सिलसिलेवार जो एक्सपोज, जो खुलासा है, बेनकाब जो हुआ है योगी आदित्यनाथ का प्रशासन और अफसर हुए हैं, इन सब पर सिलसिलेवार चर्चा करेंगे। संतोष को चर्चा में जोड़िए पहले फटाफट। संतोष, सबसे पहले एक बयान जो आज संसद भवन परिसर में अखिलेश यादव ने दिया है वो सुनवाते हैं, फिर इसको हम एक एक कड़ी इसकी खोलेंगे। कंट्रोल रूम सुनवाइए अखिलेश का बयान। जो सरकार को आंकड़े देने चाहिए थे, हमारे लिए आज बजट के आंकड़ों से ज़्यादा ज़रूरी है कि जिन लोगों की जान गई है वो आंकड़े। जो सरकार मरने वालों का आंकड़ा न दे सके, जो सरकार खोए लोगों का आंकड़ा न दे सके, जो खोया पाया केंद्र है उसमें बड़ी संख्या में लोग भटक रहे हैं। कुंभ में लोग अपने मोबाइल पे अपने परिवार के सदस्यों की तस्वीर लेकर के, कोई अपनी माँ की तस्वीर लेकर के, कोई अपने बेटे की तस्वीर लेकर के, कोई अपने परिवार के सदस्य की तस्वीर लेकर के कुंभ में लोग भटक रहे हैं, लेकिन सरकार उसकी जानकारी के लिए कोई इंतजाम नहीं किया है। वाकई कोई इंतजाम नहीं किया, इसीलिए हम कह रहे हैं कि सो छिपा रहे हैं। इसके एक एक करके मैं कुछ भी आज किसी और उसको दिखाएंगे नहीं, बड़े इश्यूज आ रहे हैं वीडियोस दिखाने में वहां के कुंभ के। मैं सिलसिलेवार बताता हूं पहले आपको संतोष सबूत। टीवी 9 का एक पत्रकार, ऐसे पत्रकार जो इस दौर में पत्रकारिता कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो उनको ढेर सारी बधाई, ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। वो किसी संस्थान में, वो वहां पर मोर्चरी में गया, बाहर फोटोग्राफ्स लगे हुए थे, फोटोग्राफ उसने कैप्चर करने की कोशिश की। एक अफसर आता है, हाथ पकड़ करके कैमरे पर हाथ मारते हुए धक्का मार करके गेट से बाहर निकालता है, कहता है गिरफ्तार करो इसे, रिपोर्टर को कहता है गिरफ्तार कर लो। फिर पुलिस वाले आ जाते हैं, कहते हैं गाड़ी मंगाओ, गाड़ी बिठाओ, इसे ले जाओ, गिरफ्तार करो। वो तो रिपोर्टर जो पत्रकार है वो नहीं डरने वाला। कोई योगी हो, कोई जो बाइडेन हो, डोनाल्ड ट्रंप हो, ये पत्रकार नहीं डरता। फिर अगर वाकई उसके मतलब आत्मा में पत्रकार बसा हुआ है, पत्रकारीय सरोकार को अंगीकार कर रखा है अगर उसने, तो नहीं डरेगा। उसने भी वहीं पर मोर्चा खोल दिया, कहा करो गिरफ्तार, तुम अपनी पहले पहचान बताओ। हालांकि बताया नहीं पहचान, लेकिन पुलिस वाले आ गए, सब आ गए, सब रिपोर्टर को ही पीछे करने की कोशिश में थे। रिपोर्टर से एक बुजुर्ग बात करने लगा, कहा भटक रहा है, 4 दिन से नहीं मिल रहा है, तो उसको वो अफसर इतना बेलगाम उसको धक्का मार रहा है, उस बेचारे गरीब आदमी को जो 4 दिन से पांव पांव चल रहा है, अपने लापता परिजन के लिए जीवित है, नहीं जीवित है, क्या हो गया है, उसको धक्का दे रहा है। भगो, बात मत करो पत्रकार से। पहला 1 नंबर सबूत ये है कि गुंडागर्दी खुलेआम अफसर कर रहा है, पत्रकार को भगा रहा है, कह रहा है गिरफ्तार कर लेंगे। 2 नंबर, एक क्लिप है, उसमें एक होमगार्ड
होमगार्ड का परिजन, उसकी भी जान गई है। होमगार्ड अपनी पत्नी के साथ है, पत्नी बिलख रही है, रो रही है। वही पत्रकार उससे बात करने की कोशिश करता है, वहां एक इंस्पेक्टर आता है, कहता है मीडिया से बात करोगे तो सस्पेंड कर देंगे। यानी अपनी पीड़ा व्यथा नहीं बोलने देंगे। जबरा मारे रोए न दे, एक कहावत गांव में सुना था कि जो जबर होता है, ताकतवर होता है, वो मारता है और रोने नहीं देता है। वो हालत बना दिया है। हालांकि ये सब ताकतविहीन है, शक्तिविहीन है। ये सरकार, सत्ता का इनके पास मद है, वो मद है, वो नशा है सत्ता का, और बाकी नहीं, सब बहुत डरपोक है, कमजोर। ये अफसर, पुलिस, प्रशासन, एजेंसी, इसके दम पर जनता को ही, जनता की से चुने गए हैं, जनता को ही रौंद रहे हैं सब। दूसरा सबूत 2 नंबर। उसके बाद तीसरा, 2 महिलाओं के बयान मेरे पास है। उन्होंने कहा कचरे के ढेर में, एक महिला करीब, चलो दिखा दे, कचरे के ढेर में लाश छिपा रखी है, इन सब ने लाश फेंकी है, कचरे के ढेर में डाल रखा है। तीसरा सबूत। उसके बाद इतने पे नहीं, अभी कहानी रुक रही है। अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य, उनसे सवाल पत्रकार ने किया, तो बताए कि मेरे पास पुलिस का एक बड़ा अफसर आया था, उसने बताया कि 1 2 जगह 3 जगह नहीं, 6 जगहों पर भगदड़ हुई है, 6 जगहों पर मौत। जब एक हमारे जो है संत ने, ब्रह्मचारी ने पूछ लिया मौत कितनी हुई है, तो बस ये बोलकर चले गए आधिकारिक रूप से 30, आधिकारिक पर जोर दे करके वहां से चले गए। ये 4 नंबर सबूत। ऐसे सबूत, अगर खाली चर्चा का एक समय है तय, नहीं तो सबूत 40 रखूंगा, ये कम से कम जुबानी जो याद है मुझे। 5वां भी रख ही देता हूं। तान्या मित्तल यूपी टूरिज्म की तरफ से वहां पर बतौर इन्फ्लुएंसर भेजी गई थी कि वो एक रात पहले का एक वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है कि ये देखिए कितना वीआईपी प्रबंध है। वो बेचारी ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाई है इन्फ्लुएंसर। जो योगी आदित्यनाथ की सरकार जिसे पैसा दी थी, वो सब पैसा रुपया सब भूल गई, ट्रॉमा से नहीं निकल पा रही, क्योंकि झूसी वाला भगदड़ उसके सामने हुआ था। वो कह रही है कि 30-40 तो यहाँ मेरे सामने मरे होंगे, 30-40 झूसी वाले में जितना ये आंकड़ा दे रहे हो उतना तो उस भगदड़ की में मरने वालों की संख्या बता रही है, जिस भगदड़ को सरकार ने गिनती में ही नहीं लिया। वहां पे तान्या मित्तल, और रो रही है, रोते रोते जहां पे पत्रकार पकड़ रहे हैं, पूछ रहे हैं, वो रो रही है वहीं। तमाम मीडिया हाउसेस के साथ इंटरव्यू। 5 तो सबूत यही हो गए। क्यों संसद में इस पर चर्चा नहीं? संतोष, ये देश की संसद है, ये किसी की निजी जागीर नहीं है। न मोदी की जागीर है, न शाह की जागीर है, न योगी की जागीर है। संसद किसी की, संसद इस देश के 143 करोड़ लोगों की धरोहर है, उनकी प्रॉपर्टी है। ये संतोष आपकी और हमारी प्रॉपर्टी है संसद। संसद किसी की बपौती नहीं है। क्यों नहीं संसद में इस पर बहस हो? और पहली बार ऐसा 29 तारीख सुबह 2 बजे, 30 तारीख सुबह 2 बजे, 31 तारीख सुबह 2 बजे 48, 1 तारीख सुबह 2 बजे 72, और अब 72 और 12 84, करीब करीब 90 घंटे होने को हैं। 90 घंटे में नामों की सूची नहीं आ पाई। ये विषय संसद में नहीं चर्चा होना चाहिए इस पर? संतोष, देखिए, बिल्कुल आशीष जी, जो आपने कहा ना कि संसद हमारी है, आपकी है, इस देश की 143 करोड़ जनता की धरोहर है। दुर्भाग्य से चीजें बहुत बदल गई है। पता नहीं, हालांकि इसको कहना बड़ा शर्मनाक होता है, लेकिन इस लोकतांत्रिक देश में हम लोकतांत्रिक अधिकार की बात करते हैं, संसद को अपना बताते हैं, लोकतंत्र का मंदिर बताते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से पिछले कुछ वर्षों में लोकतंत्र का ये मंदिर बहुत ज्यादा बदला है, और जिनके ऊपर इस लोकतंत्र के मंदिर का सम्मान कायम रखने की जिम्मेदारी है, वो खुद बहुत ज्यादा बदल गए हैं। जो अखिलेश यादव जो बाहर आकर बोले, कायदे से तो ये होना चाहिए था कि अंदर इस पे थोड़ी सी चर्चा हो जाती। ठीक है, बजट का दिन था, 5 मिनट का समय, 10 मिनट का समय, 15 मिनट का समय रख देते, लोग अपनी बात रख देते, सरकार की तरफ से भी ऑफिशियल जवाब आ जाता। लेकिन स्पीकर ऐसे मौकों पर रटा रटाया जवाब देते हैं कि मैं मौका दूंगा आपको, बोलने का मौका दूंगा, बोलने का मौका दूंगा। पार्लियामेंट में अखिलेश यादव ने अपने तमाम सांसदों के साथ खड़े होकर नारे लगाए
इस पर सवाल पूछने की कोशिश की, ये साफ साफ कहा कि बजट पे कैसे भरोसा करे जब आप हिंदुओं के जो मारे गए हैं जो हिंदू वो आंकड़े जारी नहीं कर रहे हैं कुंभ के लिए, तो कैसे भरोसा कर सकते हैं। अब देखिए ये कोई आम मामला नहीं है। आप अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश के विरोधी दल का नेता होने के नाते खारिज नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो संसद में हंगामा किया, राजनीतिक लाभ हानि लेने के लिए उन्होंने कोशिश की। अब राजनीतिक दल है तो राजनीतिक लाभ लेने के लिए तो कोशिश करेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा मसला ये हो रहा है कि जो सरकार अपने आप को हिंदुओं की सरकार कहती है, लखनऊ में जो बैठे हैं महाराज जी, वो भी हिंदुओं के हिंदू हृदय सम्राट बने हुए हैं। दिल्ली में जो बैठे हुए हैं, जो बजट पेश हो रहा था, उस बजट के दौरान तालियां बजा रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो पुराने हिंदू हृदय सम्राट है। तो जो हिंदूवादी सरकार, जो अपने आप को हिंदुओं की हितैषी सरकार कहती है, महाकुंभ जैसे बड़े धार्मिक आयोजन में, महाकुंभ से बड़ा कोई धार्मिक आयोजन हो नहीं सकता, वहां इस तरह की भगदड़ होती है, हिंदू मारे जाते हैं, लोग बिलख रहे हैं, अपने लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, अपने परिवारजनों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, कोई बताने को तैयार नहीं है। जैसा कि तमाम सबूत आपने रखे कि कचरे के डब्बे में शव नजर आ रहा है, इसको लेकर भी कई तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही है। तो ऐसे में अगर आप 90 घंटे के बाद भी नाम सामने लेकर नहीं आते हैं, देखिए उस दिन क्या बहाना बनाया गया कि हमने 17 घंटे में इसलिए नहीं जारी किया कि जारी कर देते तो भगदड़ मच जाती। अब 90 घंटे बाद तो भगदड़ की स्थिति नहीं है, 24 घंटे बाद भी नहीं होनी चाहिए, 48 घंटे बाद भी नहीं होनी चाहिए, 72 घंटे बाद भी नहीं होनी चाहिए। चलिए मान लिया फिर भी अगर स्थिति है तो 90 घंटे हो गए। कम से कम नामों की सूची आपको सामने लाना चाहिए, दिखाना चाहिए, बताना चाहिए। और अगर आप सही तथ्यों को, सही आंकड़ों को नाम के साथ लेकर नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है या दाल पूरी की पूरी काली है। आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, महाकुंभ जैसे धार्मिक आयोजन में आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा आशीष जी कि जो सवाल लोकसभा के अंदर उठाने की कोशिश की गई, जिसको लोकसभा स्पीकर ने उठाने नहीं दिया, जो सवाल संसद भवन परिसर के बाहर मीडिया के सामने आकर विपक्षी नेताओं ने उठाने की कोशिश की, जिसकी नक्कार खाने की तूती की तरह कि हम और आप कुछ लोग तो ये सवाल उठा रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया कहाँ है, गोदी मीडिया कहाँ है। तो ये तमाम चीजें अब इस देश के 143 करोड़ नागरिकों को, जब मैं 143 करोड़ कह रहा हूं तो सिर्फ हिंदुओं की बात नहीं कर रहा हूं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, इन तमाम लोगों को पूछना चाहिए। क्योंकि शुरुआत अगर हो गई है किसी भी धार्मिक आयोजन में, अगर प्रशासनिक लापरवाही की वजह से भगदड़ मचती है, अगर लोग मरते हैं और आप सही आंकड़ा तक नहीं बताते हैं, तो ये मान के चल लीजिए कि सरकार में संवेदनहीनता है, संवेदनशीलता की कमी है। और हर धर्म के लोगों को अब सामने आकर इस सवाल को उठाना चाहिए। आजकल तो बहुत सारे साधन हैं, सोशल मीडिया पर उठा सकते हैं, आप कैंपेन चला सकते हैं, आप एक ट्रेंड सेट कर सकते हैं, क्योंकि ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर ये सवाल नहीं पूछे गए तो सरकार सीधे सीधे बचकर निकल जाएगी। और जो आंकड़े हैं मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहूंगा अभी, इतने बड़े पैमाने पर लोग अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं कि सही आंकड़ा अगर सामने आ जाए तो लोगों की आंखें चौधी आ जाएगी कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने किस तरह से आंकड़ों के साथ हेरफेर किया है, किस तरह से आंकड़ेबाजी की है। समन्वय, हालात कंट्रोल में करने के नाम पर उन्होंने फर्जीवाड़ा किया है और इसके अलावा कुछ नहीं किया है। आशीष जी, आपने कहा संवेदनहीन, संवेदनहीन शब्द बहुत हल्का पड़ जाता है इन लोग के सामने। ये क्रूर हैं, क्रूर, ये निर्दयी हैं, ये क्रूर और निर्दयी सत्ताधीश हैं सब। ये क्रूरता की निशानी है ना। योगी आदित्यनाथ का एक और स्टेटमेंट है, आज वो जिस जगह भगदड़ थी वहां गए थे, चारों तरफ अफसर खड़े हैं, महाराज जी बीच में खड़े हैं, चारों तरफ अफसर खड़े हैं, और कह रहा कुछ लोग साजिशों से अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं। बताओ, ये सुनने के बाद क्या अंदर होता है ना एहसास, अगर इस देश की स्थिति के बारे में पता हो। आज बजट का ढिढोरा पीटा जा रहा है। अरविंद सुब्रमण्यम कौन थे? इन्हीं मोदी के 14 से 18 तक आर्थिक सलाहकार थे। वो कह रहे हैं कि अगर उनके बयान का एक निष्कर्ष निकालें तो इंडियन इकोनॉमिक भट्ठा बैठ चुका है। लेकिन मोदी जी क्या कहे, कई सालों बाद विदेशी चिंगारी नहीं। जब सत्र शुरू हुआ बजट पेश होने से पहले कल कहा कई सालों बाद विदेशी चिंगारी नहीं है। वो विदेशी चिंगारी क्या? पेगासस की चर्चा नहीं होगी, हिंडनबर्ग की नहीं होगी, अडानी की चर्चा नहीं होगी, मरने वालों की चर्चा नहीं होगी। अब तो विदेशी चिंगारी क्या, अब तो देसी चिंगारी भी नहीं है। मौज करिए।
ये कुंभ तो देश में था, ये तो विदेश में नहीं था, न विदेश से जुड़ा कोई आयोजन था, ये तो देश में था। संसद में इस देश में मातम हो, पता नहीं कितने लोग मरे, उस आंकड़े पे तो हम कोई गैसे नहीं करना चाहते, और उस पर संसद में चर्चा होने के लिए, उस पर संसद में 5 मिनट के लिए, मुझे तो लगता है कि सत्र की शुरुआत ही होती, सदन शोक व्यक्त करता और सबसे पहले उसी पर चर्चा करता। सबसे पहले संतोष, सबसे पहले कि जो भी जिनकी भी जान गई है उनके लिए एक शोक प्रस्ताव आता, संवेदना उनके लिए व्यक्त करता सदन पूरा, और फिर उन पर चर्चा कर लेता कि क्या लापरवाही है, कौन गलत है, कौन सही है। योगी आदित्यनाथ जी की व्यवस्थाएं बहुत जबरदस्त। हाँ, आशीष जी, दो बातें देखिए। परसों जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, उसमें तमाम विपक्षी राजनीतिक दलों ने इस मसले को उठाया था। सरकार मोटे तौर पर सहमत हो गई थी। तो कायदे से होना तो ये चाहिए था कि सरकार की तरफ से ही आज एक तरह से शोक प्रस्ताव आ जाता। लेकिन है ना, वो जब आप छुपाने की कोशिश करते हैं, जब आपके सरकार के अंदर, पार्टी के अंदर बहुत सारे अंतर विरोध होते हैं, तो इसी तरह की रहस्यमयी चुप्पी साध ली जाती है। अब देखिए क्या हो रहा है। योगी आदित्यनाथ, आपने जैसे जिक्र किया, क्या कहा कि कुछ लोग कह रहे थे कि षड्यंत्रों से बाज नहीं आ रहे कुछ लोग। महाकुंभ जैसा बड़ा आयोजन उत्तर प्रदेश, देश के सबसे बड़े राज्य में हो रहा है, उसकी सुरक्षा की गारंटी राज्य सरकार की है। उसको सुरक्षित संपन्न कराना, वो गारंटी जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की है। और अगर उत्तर प्रदेश सरकार ये कह रही है कि कुछ लोग षड्यंत्र से बाज नहीं आ रहे हैं और जितने लोगों की मौत हुई है, पहली बात तो आंकड़ा छुपाया जा रहा है। लेकिन चलिए, आपने जो आंकड़ा दिया, अगर आप उसको षड्यंत्र बता रहे हैं, तो ये उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का फेल्यूर है, सबसे बड़ी नाकामी है। जिस महाकुंभ पर दुनिया के बड़े-बड़े देशों की नजर थी, वहां अगर इस तरह का षड्यंत्र कामयाब हो जाता है, तो आप प्रदेश को सुरक्षित रखने की हालत में नहीं है। कायदे से तो जैसे ही ये कैंपेन शुरू हुआ, जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल साहब को, उनको तुरंत केंद्रीय गृह मंत्रालय को सिफारिश दे देनी चाहिए कि मुख्यमंत्री जो है वो संभाल नहीं पा रहे उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पर सरकार बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। दूसरी बात, इस हमाम में सब नंगे आशीष जी। जो प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेशी चिंगारी नहीं है, इंतजार कीजिए 1-2 दिन। जब ये बजट के प्रावधानों पे फंसेंगे ना, जब महाकुंभ के प्रावधानों पर फंसेंगे ना, तो कोई ना कोई चिंगारी तो निकाल के जरूर लाएंगे सरकार। पिछली बार याद कर लीजिए, बाबा साहब अंबेडकर के बयान पे जब फंसे थे, अमित शाह के बयान पे जब फंसे थे, तो सीडीओ पे हंगामा और मारपीट हो गई थी, उसका सीसीटीवी फुटेज आज तक नहीं आया था। तो ये विदेशी चिंगारी, अब मान लीजिए कि अगर सरकार अगले कुछ दिनों में फंसती हुई नजर आएगी, तो कोई ना कोई चिंगारी तो ये सरकार ढूंढ कर जरूर लाएगी। क्योंकि जहां तक मेरा मानना है कि अगर कोई डील नहीं हुई, आशीष जी, मैं इस शब्द का फिर इस्तेमाल कर रहा हूं, कि अगर सरकार और विपक्षी दलों के बीच में कोई डील नहीं हुई, तो महाकुंभ में भगदड़ का यह मसला, लाशों की गिनती छुपाने का यह मसला, लोगों की मौतों को छुपाने का यह मसला सरकार के लिए संसद के इस बजट सत्र में बहुत ज्यादा भारी पड़ने जा रहा है। आशीष संतोष, अगर ये महाकुंभ किसी विपक्ष शासित राज्य में हुआ होता, तो अब तक वहां की सरकार बर्खास्त हो चुकी होती, राष्ट्रपति शासन लग गया होता। जब चर्चा है तो हम कुछ भी घुमा फिरा के हम लोग नहीं कहते हैं, न्यूज लॉन्चर पर कुछ भी घुमा फिरा के नहीं कहते। मैं आपकी बात मैं आगे बढ़ा दूं कि आनंदीबेन को रिपोर्ट कर देना चाहिए था, राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए था। कौन किसको रिपोर्ट करेगा जब इतने खेमे हैं? आनंदीबेन पटेल और अमित शाह, इनके रिश्ते मतलब हद दर्जे तक एक दूसरे से खराब हैं। ये होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट नहीं करेंगे। अमित शाह बनाम योगी की चर्चाएं लगातार सुनते हैं कि मोदी के बाद कौन। तो अमित शाह को रोकने के लिए आनंदीबेन, मोदी, अगर योगी के पीछे खड़ा होना पड़ेगा, योगी को बचाना पड़ेगा, तो योगी को बचाएंगे। आनंदीबेन पटेल नरेंद्र मोदी कैंप की हैं। मोदी अगर नहीं चाहेंगे, मोदी चाहेंगे तो रिपोर्ट हो जाएगा, मोदी नहीं चाहेंगे तो कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं होगी। यहां पर ये कीड़े मकोड़े जैसे मरने वाले लोगों कोई गिनती नहीं है कि आनंदीबेन को बड़ा दुख हो जाएगा। उस अनसुईया उइके थोड़ो है, मणिपुर के राज्यपाल, जो रोने लगी थी कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूं, मैं इतनी असहाय हूं, कोई सुन नहीं रहा, होम मिनिस्ट्री से लेकर के और कहीं। वो बहुत रेयर, इक्का दुक्का ऐसे संवेदना वाले राजनेता हैं मतलब राजनीति में। नहीं तो कहां संवेदना, सांसें थम जाए, थमी सांसों पर सियासत कर लेंगे ये।
आपके पास, आप तो इन पत्रकारों के टच में होंगे, कुछ पत्रकार जैसे वो चतुर्वेदी TV9 जिसको धमकी दिया कि गिरफ्तार करवा दो, तो तमाम मेरे पास सारी क्लिप्स है, सारी फुटेज है, मैं पिछले प्रोग्राम में चला भी चुका हूँ। क्या बता रहे वहां पे इन धमकीबाजों के बारे में कुछ? आपके तो वहां पर डायरेक्ट सब आपके साथी पत्रकार हैं, दिल्ली से गए हुए हैं। नहीं आशीष जी, इसको इसको इस तरह से समझ लीजिए कि हालांकि ये कहना थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि जो आपने कहा ना अभी कि मोदी वर्सेस जो नाम अमित शाह आ गए, अमित शाह वर्सेस आपके योगी आदित्यनाथ आ गए, आनंदीबेन पटेल, अमित शाह आ गए, तो इसी खेमेबाजी में इस देश का कई मीडिया ग्रुप भी है इसमें शामिल। और ये जो घटना है उसको आप मीडिया ग्रुप की आपस की खेमेबाजी भी समझकर चल लीजिए कि किसके कहने पर किसने क्या किया। हम और आप सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के समय टिकट बंटवारे में किस तरह से किसका नाम आया और किस बड़े संपादक का नाम आया। उनके एक पुराने कुलीग ने किस तरह से उनके नामों का खुलासा किया और उस दिन के बाद से वो चैनल जो है पूरा तरह से ये कहना थोड़ा सा अजीब है, फिर मैं कह रहा हूं कि योगी आदि मतलब नेता लोग अपनी लड़ाई में अब मीडिया का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। दुर्भाग्य से अब तक जो मीडिया गोदी मीडिया होता था, अब वो नेताओं की लड़ाई का एक हिस्सा हो गया है, नेताओं की लड़ाई का एक पार्ट हो गया है। और इसके पीछे का जो खेल है वो बहुत गंदा खेल है। आप ये मान के चलिए कि एक लॉबी है जो योगी आदित्यनाथ को भगवान बनाने में तुली हुई है, एक लॉबी है जो योगी आदित्यनाथ को विलेन बनाने में तुली हुई है, एक लॉबी जो है जो उस भगदड़ वाले दिन में ये बता रही थी कि प्रधानमंत्री जी कितने चिंतित है। 4 बार फोन कर लिया उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, एक दो जगह खबर छपी। अब पता नहीं 4 बार फोन करके आपने कौन सी बात कर ली, या हर बार ये पूछ रहे थे कि भैया आपने मेला अधिकारी से बात की कि नहीं की, अच्छा SSP से बात की कि नहीं की, DM से बात की कि नहीं की। तो पता नहीं 4 बार क्या प्रधानमंत्री पूछ रहे थे, मेरी समझ में तो नहीं आता, क्योंकि वो एक बार ही पूछ लेना बहुत मतलब मायने निकल जाते हैं। तो हर आदमी अपना अपने खेमे के अनुसार अपने अपने नेताओं को बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा है। और ये लड़ाई जो है आशीष जी अब यही नहीं खत्म होगी, क्योंकि ये लड़ाई जैसे जैसे आप ये फरवरी की जो तारीख आ गई, 1 फरवरी आ गया, 10 से 20 तारीख बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होने वाला है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के लिहाज से। ये खेमेबाजी और बढ़ेगी और आप ये मानकर चलिए कि भले ही राष्ट्रपति शासन लागू हो या ना हो, लेकिन मेरे पास इस बात की पुख्ता खबर है कि आने वाले दिनों में ये कैंपेन बहुत तेजी से चलता हुआ नजर आएगा कि योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। बल्कि खबर तो यहां तक है, जो मेरे सूत्रों ने बताया कि उस दिन सुबह जब योगी आदित्यनाथ आए, जिस तरह से उन्होंने कहा 8 से 10 करोड़ भीड़, कोई उन्होंने मृतकों की संख्या पर श्रद्धांजलि अर्पित नहीं की। शाम को वो रोते हुए क्यों आए, इसके पीछे की बानगी समझिए। एक लॉबी थी जो इस तरह की चीजें चलाने वाली थी, इस तरह की चीजें फैलाने वाली थी कि नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बहुत बड़े नेता है महाराज जी, तो उनको लगा कि अरे नैतिक जिम्मेदारी के चक्कर में मैं निपट जाऊंगा और भारतीय जनता पार्टी में जो नैतिक जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा देता है उसकी वापसी नहीं होती। मदन लाल खुराना से उमा भारती तक तमाम एग्जाम्पल हैं। तो उनको लगा कि अगर ये नैतिक जिम्मेदारी लेने के चक्कर में मुझे निपटा दिया तो फिर मैं वापस नहीं आ पाऊंगा, और मुझे तो मेरे लोगों ने बता रखा है कि मुझे भविष्य में प्रधानमंत्री बनना है। तो फिर वो बड़े भावुक होकर रोते हुए सामने आए। इस रोने के पीछे की कहानी बहुत दिलचस्प है, जो न्यूज लॉन्चर के दर्शकों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि उन्हें लगा कि उनके खिलाफ एक नकारात्मक प्रचार अभियान शुरू होने वाला है, तो सामने आ गए, रो के दिखा दिया। हिंदुओं को लुभाने का मकसद था, हिंदुओं की सहानुभूति लेने का मकसद था, और उसके बाद जो उनके साथ जो कहते हैं ना कि एक सिस्टम जो काम करता है, उस सिस्टम ने क्या फैलाना शुरू कर दिया। देखो महाराज जी जैसा सख्त आदमी भावुक हो गया, हिंदुओं के साथ भगदड़ में जिस तरह की घटना हो गई भावुक हो गए वो। तो ये तमाम परसेप्शन का एक खेल चल रहा है, और ये खेल अभी आगे जाकर और ज्यादा तेज होगा। लेकिन ये बात मान के चल लीजिए कि जिन हिंदुओं की मृत्यु हुई है उनके ऊपर कोई, उनके ना आंकड़े सामने आएंगे, ना उनके तथ्य सामने आएंगे। अगर खुदा न खास्ता कभी जस्टिस खन्ना साहब की अंतरात्मा जागती है, स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते हैं, कोई PIL आती है, कोई न्यायिक आयोग बनाते हैं, तो हो सकता है कि आज नहीं तो 10 साल या 15 साल बाद जांच का कोई नतीजा या निष्कर्ष आ जाए। लेकिन फिलहाल तो मुझे इस बात की उम्मीद बिल्कुल नहीं लग रही है। चलिए खैर, ये दौर ऐसा है, सबसे बड़ी बात है कि अगर NSD में विजिटिंग जो है फैकल्टी रखना हो तो आज की तारीख में राजनीति में बहुत सारे लोग हैं कि कैसे अभिनय करना है। तो राजनीति में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो NSD में जाकर के विजिटिंग फैकल्टी के रूप में वहां पर एक्टिंग की ट्रेनिंग दे सकते हैं, भावुक होने से लेकर के और मुस्कुराने तक सब चीज की। लाशों को छिपाने का सिलसिला भारतीय लोकतंत्र नहीं, भारत की मानवता जिसमें कहते हैं ना कि भारत वसुधैव कुटुंबकम, भारत की संस्कृति जिसके भीतर संवेदना है, उस संस्कृति की खिल्ली उड़ाती है। आज संसद में बात उठी है, देखते हैं चर्चा कब होती है। इजाजत दीजिए, धन्यवाद संतोष, नमस्कार। नमस्कार।